सर आवाज नहीं आ रही। सर जी सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? ऐसा जी पढ़ाया जा रहा है। ये आयुष देख इस सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आप पढ़ाए जा रहे आवाज नहीं आ रही है।
अब आ रही है बेटा आवाज? अब बताइए आवाज आ रही है? आ रही है आवाज बेटा? ठीक है, चलिए। क्लियर आवाज है एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? ठीक है। करण बेटा, अब आवाज थोड़ी ठीक लग रही है? क्या प्रॉब्लम है यार आवाज में? तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था कि कल हमने बात की थी 3 कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा कैपेसिटेंस और तीसरा इंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इसको फिलहाल हम यहीं पे होल्ड करके चलते हैं और आगे चलते हैं इंडक्टेंस पे। ठीक है, तो इंडक्टेंस की अगर बात करें फिर लड़के को भी समझा है, आप यहीं से दीजिए, देखिए। फिर बाद में ये ना आया हमारे लड़के भी बिगाड़ दिया। फिर की हिदायत पड़ी। ठीक है, स्टार्ट ही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, तो कल हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था, यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए इंडक्टिंग कॉइल। क्या था इसका वैल्यू? माइनस एल डी आई बाई डी टी। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एन फाई इक्वल टू होता है एल आई। एल क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इसका यूनिट क्या था? हेनरी। ठीक है, डी फाई क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा? ये जो मैग्नेट है ये मूव कर रही है इस कॉइल के आसपास। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल के पास जब ये कॉइल के पास ये मैग्नेट मूव करेगी तो इसका जो फ्लक्स है जो इससे अटैच है कॉइल से वो चेंज होगा, है ना। जब पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, जब दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ये ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन था इसकी बात हम मेनली याद कर रहे थे। ये नेगेटिव साइन किस वजह से आता है? ये नेगेटिव साइन आता है लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ हमें क्या बताता है? लेंज लॉ हमें बताता है कि इंड्यूस्ड करंट जिस भी वजह से क्रिएट होती है उसी वजह को वो अपोज भी करती है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे किस वजह से क्रिएट हो रही है इस कॉइल में? मैग्नेट के मोशन से, है ना। इस मैग्नेट को या तो पास लाने से या फिर इस मैग्नेट को दूर लेके जाने से, जैसा कल हमने सिमुलेशन में देखा भी था, है ना। तो जब ये मैग्नेट पास आएगी या दूर जाएगी तब इसमें इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी। ठीक, तो उस करंट की क्वालिटी क्या है? वो करंट मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी। करंट नहीं चाहती कि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से रहती है कि ये चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब करंट इसमें इंड्यूस हो रही है तो जो इंड्यूस करंट है उस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें नया पैदा होगा, है ना।
इसमें दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड आपके आएंगे। पहला मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस मैग्नेट की वजह से है, इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है पहला तो वो हो गया। दूसरा कौन सा होगा, जो इस करंट की वजह से होगा, ये जो करंट फ्लो हो रही है इस करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है 12th क्लास में। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के पास में, ये कोई कंडक्टिंग वायर हमने एक बना दिया, कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके पास में कोई पॉइंट पी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है बायो सेवर्ट्स लॉ, है ना। कितना वैल्यू होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, उस वायर का कोई छोटा सा हिस्सा, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, उस छोटे से पीस से पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये आर, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह से होगा कि ये जो हमारा मैग्नेट है उसके चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। समझ आ रही है ये बात आपको, ये किस तरह से करेगा, ये आप देखिए, इसको हम देखते हैं फिगर बना के। तो अगर मैं, ये जो मेरी कॉइल है इस तरह से है मान लीजिए, ठीक, इसमें करंट का डायरेक्शन ये आ रहा है इस तरह से। तो अगर मैं इस कॉइल को सामने से देखूं तो ये मुझे इस तरह से दिखाई देगी, है ना। सामने से देखने पे ये कॉइल मुझे कुछ इस तरह की दिखेगी, सिंपल सी बात है, सर्कल दिखाई देगा मुझे एक, ठीक। तो सामने से मैं देखूंगा तो या तो इस वायर में करंट इस तरफ फ्लो हो रही होगी, इंड्यूस करंट, या फिर इस तरफ फ्लो हो रही होगी। यही दो पॉसिबिलिटी है ना। या तो इस तरफ फ्लो होगी करंट या फिर इस तरफ फ्लो होगी। इंड्यूस करंट की हम बात कर रहे हैं, यह है आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। तो जब मैग्नेट ये लेफ्ट वाले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होती है तो यहाँ पे क्रिएट होता है कौन सा पोल, साउथ पोल। जिस साइड से आप देख रहे हैं कॉइल में करंट आपकी अगर क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो यहाँ पे आपका क्रिएट होगा साउथ पोल। इस तरह से ध्यान रहेगा, ये एस पे दोनों तरफ एरो बना दिए, मतलब करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपका कौन सा क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका क्रिएट होगा नॉर्थ पोल, इस तरह से, ठीक है। समझ आ गई बात, यह है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये कब होगा साउथ पोल और कब होगा नॉर्थ पोल। अब ये सिनेरियो आप देखिए, ये मेरे पास इस तरह की कॉइल थी एक बनी हुई, ये एक मेरे पास कॉइल है, इस पे तार लिपटा हुआ है इस तरह से, तार को बनाते हैं लाल कलर से, ये इस पे लाल रंग का तार लिपटा हुआ है एक किसी खोखली चीज पे, ठीक है। इधर एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। मैंने क्या किया, मैंने इस मैग्नेट को इसके पास लाना शुरू किया। मैग्नेट को मैं पास लाना शुरू करूंगा तो क्या होगा, इस मैग्नेट के पास लाने की वजह से ये जो हमारी कॉइल है इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगी, ठीक बात है। अब वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इसके पास आने को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है। ये हमारा कहता है लेंज लॉ। अब ये अपोज कैसे कर सकता है, अपोज ऐसे करेगा कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाए, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए, तभी तो ये इसका अपोज कर पाएगा। जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ होगा तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, है ना, एक दूसरे को अपोज करते हैं। वो नॉर्थ और साउथ का करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, ऐसे ही साउथ और साउथ भी रिपेल करते हैं। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे इस तरफ से आपको देखने पे यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाई दे, तो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, ये वाला होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट आपका इस तार में इस तरह से जाएगा अगर आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे,
ठीक है, दूसरा केस बना के देख लेते हैं। ये मेरा एक खोखला यहाँ पे परिनालिका है, सोलेनॉइड, ठीक, इसमें तार लिपटा हुआ है, ये तार लिपटा है इसके ऊपर इस तरह से गोल गोल, ठीक। अब मैं एक मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रणालिका से दूर लेके जा रहा हूँ, सोलेनॉइड से दूर लेके जा रहा हूँ। तो क्या होगा, इधर साउथ पोल क्रिएट होगा, इसको दूर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर दूर जाने से रोकना है तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए, अट्रैक्शन का फोर्स चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से आएगा कि इसमें साउथ पोल क्रिएट हो जाए। साउथ पोल कैसे क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज करंट से, ये हमने यहाँ पे देखा। तो आपका करंट का डायरेक्शन इसमें कुछ ऐसा रहेगा इस तार में। ये बात आपको एकदम से समझ में आ गई कि करंट का डायरेक्शन किस तरह से आता है कॉइल के अंदर। डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया तो कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा एकदम बेसिक्स है 12th क्लास के, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी हमने टाइम स्पेंड किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मेन जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक एलआर सर्किट की। एलआर सर्किट बेसिकली क्या होगा, एक हमने सर्किट बना लिया इस तरह का, इस सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी लगाई, ठीक, बैटरी के साथ साथ एक यहाँ पे की लगी हुई है इसमें, ठीक, यहाँ पे एक हमने इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर के पास में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एलआर सर्किट। जैसे एलआर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडक्टर है एल और ये है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये हो गया बैटरी प्लस माइनस। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इस की को बंद करूंगा, ठीक, पॉइंट नंबर 1 डाल लेते हैं यहाँ पे, व्हेन द की इज क्लोज्ड, ठीक। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, की को क्लोज करते ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना। करंट फ्लो होना स्टार्ट होते ही क्या होगा, जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक। लेकिन ये इंडक्टर है, इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम ये है कि जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही इंड्यूस करंट उसके अंदर आ जाता है, ठीक। एज सून एज द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट्स टू इंक्रीज अक्रॉस द इंडक्टर, सिंपल, ठीक। अब इंडक्टर में क्या होगा, इसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा, विच रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड करंट, सीधी सी बात है। अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये करंट के बढ़ने को अपोज करेगा, क्योंकि करंट के बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट उस बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड को रोकना चाहेगा। रोकने के लिए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट देगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट
opposite to the, या फिर इसे दूसरे वर्ड्स में बोलें, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it will oppose the increment in current। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। इसकी वजह से होगा क्या कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद आपका करंट कुछ इस तरह से शो करेगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर इसका ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, जैसे ही हमने की को प्रेस किया वैसे ही आपका करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे जाने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू है आपका आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये हो गया टाइम, इधर है आपका करंट आई। ठीक, तो ये जो चेंज होने का स्टेट है इसका करंट का, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और ये बी से आगे के तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, फर्क क्या है दोनों में? ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट में आपका करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी सर्किट में करंट को बढ़ाना चाह रही है। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी सर्किट में करंट को बढ़ाना चाह रही है, लेकिन आपका इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर करंट को बढ़ने से रोक रहा है। इसलिए करंट एकदम से हाईएस्ट वैल्यू पे ना पहुंच के धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका इंडक्टर ना होता, सर्किट में इंडक्टर ना हो के केवल एक बैटरी लगी होती और एक रेजिस्टेंस होता। ठीक है, ये बैटरी होती प्लस माइनस और ये हो जाता है एक रेजिस्टेंस, तो आपका करंट इसमें इस तरह का आता, सीधे यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ये हो जाता आई नॉट टाइम के साथ। ये धीरे धीरे नहीं बढ़ता क्योंकि यहाँ पे करंट को स्टार्टिंग में बढ़ने से कोई रोक ही नहीं रहा है, उसकी लिमिट किससे डिसाइड हो रही है, सीधे सीधे आर से। आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन आर। वी है हमारा ये वोल्टेज बैटरी का, आर ये रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगा हुआ है। ठीक, सीधे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा जो पॉसिबल है। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करंट को एकदम से नहीं बढ़ने देता, करंट धीरे धीरे अपने पीक तक पहुंचेगा। तो ये जो करंट के बढ़ने का स्टेट है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट पर पहुंच जाता है, उसके आगे उसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक आपका ये स्विच कनेक्टेड रहता है। ठीक, ये स्विच जब तक कनेक्टेड रहेगा तब तक करंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इसमें आपके करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट? एक बार इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, या पहले स्टेडी स्टेट लिख लेते हैं। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब व्हेन द करंट डज नॉट चेंज, ये है आपका स्टेडी स्टेट। और ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट है व्हेन द करंट इज changing from 0 to maximum value, maximum value। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। दूसरी तरफ अगर आप एकदम से बैटरी को बंद भी कर दें तब क्या होगा, करंट को एकदम से जीरो नहीं आने देगा इंडक्टर आपका, करंट को घटने भी वो धीरे धीरे देगा, क्योंकि करंट के घटने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को घटने से रोकेगा। उस घटने से रोकने के लिए दूसरी एक इंड्यूस्ड करंट आएगी, वो भी अपोज करेगी करंट को घटने से। ठीक,
तो वहां पे भी करंट को जीरो होने में टाइम लगता है। करंट घटता भी धीरे धीरे है इस तरह से, बढ़ाता इस तरह से, बढ़ाता इस तरह से, और घटता है इस तरह से। ये दोनों ही स्टेट क्या है, ये है ट्रांजिएंट स्टेट्स। तो या तो जीरो से मैक्सिमम, या फिर चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, और फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। दोनों ही स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। समझ में आ गई ये बात आपको? कमेंट करके बताइए। आगे थोड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स आने वाली है, उस पर मैं तभी जाऊंगा जब ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, वरना आप लोग मैथमेटिक्स में एकदम खो जाएंगे कि क्या हो रहा है। ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट जहां पे आपकी करंट चेंज हो रही है, स्टेडी स्टेट करंट चेंज हो चुकी है, अपनी स्टेबल वैल्यू पे पहुंच चुकी है, ठीक, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो होती है हमारी स्टेबल स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक, होता किस वजह से है, होता है इंडक्शन के बेसिक नेचर की वजह से। इंडक्शन का बेसिक नेचर क्या है कि वो किसी भी तरह के चेंज को होने से रोकता है। करंट बढ़ रही है तो बढ़ने से रोकेगा, घट रही है तो घटने से रोकेगा। इसी वजह से करंट धीरे धीरे बढ़ पाएगी और धीरे धीरे ही घट पाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ठीक, एक यहाँ पे हमने LR सर्किट बना लिया। एक अच्छे से यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं। एक है हमारे पास बैटरी, ठीक, ये रही बैटरी, और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका कनेक्टेड है इंडक्टर। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुकिए। ये रहा आपका इंडक्टर, ठीक, ये हो गया R, ये हो गया L। अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। स्विच किस तरह का है, स्विच ये इस तरह का है कि यहाँ पे ये जो नॉब है, ये नॉब या तो इस पे कनेक्ट हो सकती है या फिर इस पे कनेक्ट हो सकती है, दोनों में से किसी एक पे कनेक्ट हो सकती है एक बार में। समझ आ रहा है? ठीक, ये जो 1 है, 1 या तो 2 से कनेक्ट हो सकता है या फिर 3 से कनेक्ट हो सकता है। इसको मैं ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दूंगा तो बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ ज्वाइन कर दूंगा तो ये सर्किट अपने आप में इधर वाला कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमने इसे ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है। ठीक, पहले हम इमेजिन करेंगे कि हमने इसको इस वाले से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये बैटरी यहाँ पे आ गई, ठीक, जो बीच वाला वायर था वो तो डिस्कनेक्टेड है, उसका अब कोई काम ही नहीं रह गया, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक, ये हो गया व्हेन की इज अटैच्ड टू 1, ठीक है, विच इज बैटरी। जब की को हमने बैटरी से अटैच किया हुआ है, तो ये 3 वाला तो डिस्कनेक्टेड है, ये वायर का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह का सर्किट बन गया। ये है इसका वोल्टेज E, ये है रेजिस्टेंस R, ये है इंडक्टर L। ठीक है, क्लियर? अब देखिए होगा क्या। होगा ये कि जो बैटरी की वजह से और इंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे जो टोटल ईएमएफ होगा, इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट, वो कितना होगा? एक तो होगा बैटरी का इंटरनल ईएमएफ, ये ई है। बैटरी का इंटरनल ईएमएफ क्या है? ई। ठीक, प्लस इंडक्टर की वजह से जो आ रहा है प्लस ई। इंडक्टर की वजह से क्या आता है? स्मॉल ई, इक्वल टू क्या होगा? आर आई।
आर क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, और आई क्या है, करंट इन द सर्किट, करंट किसी टाइम पे, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा ना, ई प्लस स्मॉल ई इक्वल टू आर आई। ये क्लियर है आपको इक्वेशन? इस इक्वेशन के बाद अगर हम आगे बात करें, ई का वैल्यू हमने क्या देखा था, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज करें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर आई, है ना। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ई माइनस आई आर इधर ले आए और एल डी आई बाई डी टी को इधर भेज दिया, ठीक है। अब केवल हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भर करना है, तो डी टी को इधर ले आते हैं और एल डी आई बाई ई ओवर, ये आ गया ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आपके बन गए। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा, अगर हम इंटीग्रेट कर दें इन दोनों पार्ट्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, इधर मिल गया टी, टी इज इक्वल टू, अब देखिए एल कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर हमें बचा डी आई ओवर ई माइनस आई आर, ठीक है। अगर ई माइनस आई आर को मैं पूरी तरह मान के चलूँ तो यहाँ से इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर इसको मैंने एक नया कंपोनेंट मान लिया तो इंटीग्रेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा, टी इक्वल टू एल लॉग, नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा इसका डेरिवेटिव y का, नीचे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या बचेगा, केवल माइनस आर बचेगा, क्योंकि l तो जीरो हो जाएगा। ये जो इसका वैल्यू है e का, ये तो जीरो हो जाएगा जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू i, बचेगा क्या, माइनस का r, है ना। dy हमें क्या दे देगा, dy हमें दे देगा माइनस का r, dy ओवर di, ठीक। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन, प्लस में एक आ जाएगा कांस्टेंट, प्लस में आ गया कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है आपको इक्वेशन? वंशिका वर्मा, ईएमएफ, बेटा जो सेल का अपना स्टोर्ड एनर्जी होता है, उसका सेल का वोल्टेज, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। बैटरी का जो टोटल स्टोर्ड उसमें एनर्जी है वो क्या है, उसका ईएमएफ, वोल्टेज सेल का। जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट सी आ गया हमारे यहाँ पे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे हमारा करंट का वैल्यू क्या था, करंट का वैल्यू था जीरो, है ना, क्योंकि की हमने जस्ट कनेक्ट ही की थी टी इक्वल टू जीरो पे, तो तुरंत तुरंत तो करंट एकदम से बढ़ नहीं गई, तो करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो है, ठीक। इसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू, टी इक्वल टू जीरो पुट किया है तो यहाँ पे आ गया जीरो माइनस एल अपॉन आर, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग मतलब, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग बेस में ई, ठीक है। ये हो गया आपका ई माइनस आई इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू क्या मिल गया, सी इक्वल टू एल अपॉन आर नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये आ गया आपका सी का वैल्यू। इसको हम वापस से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, पुट इट बैक इन 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा t इक्वल टू माइनस एल ओवर आर नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर प्लस एल ओवर आर एल एन ई, है ना। यहाँ पे हमने c का वैल्यू रख दिया है इसमें, ठीक। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या बन गया, t इक्वल टू एल अपॉन आर नेचुरल लॉग ई ओवर
ई माइनस आई आर, है ना। ये वाला नेगेटिव में था, ये वाला पॉजिटिव में था। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। जो माइनस वाला था वो नीचे आ गया, जो प्लस वाला था वो ऊपर आ गया, ठीक है ना। इसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करेंगे तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे वाले को नीचे लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा t इक्वल टू माइनस एल आर नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर ओवर ई, ठीक। साइन चेंज्ड ड्यू टू फ्लिपिंग द लॉग, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे ले गए, ए को ऊपर ले गए, ए को नीचे ले आए और बी को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे साइन आपस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमने उसी के लिए एक बाहर ले लिया यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ से बन जाएगा माइनस आर ओवर एल टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर ओवर ई, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, अगर आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेना आता है आप लोगों को, एंटी लॉग लेना आता है। कमेंट करके बताइए एंटी लॉग लेना आता है या नहीं आता है। एंटी लॉग लेना नहीं आता है। देखिए एंटी लॉग इस तरह से लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग इस तरह से लेते हैं। देखिए कोई यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है लॉग ई, ठीक। यहाँ पे कोई वैल्यू है एक एक्स इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे दिया है ए, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन है। ऊपर की इक्वेशन आपकी इसी तरह की तो दिख रही है, ऊपर की इक्वेशन आप देखोगे तो आपको इसी तरह की दिख रही है। यहाँ पे नीचे बेस में ई है, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू यहाँ पे दी है, ये क्या हो गया एक्स हो गया, जो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है ये क्या हो गया ए, ठीक। तो ये जो इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाता है, ई की पावर ए, ई की पावर ए इक्वल टू क्या बन जाता है, यहाँ वाला वैल्यू इक्वल टू बन जाता है एक्स। समझ आया? जो नीचे बेस होता है आपका लॉग का, बेस के पावर में इस वाले टर्म को डाल देते हैं और वो इक्वल टू हो जाता है ऊपर वाले के जो लॉग का वैल्यू है, ठीक। समझ आ रही है ये बात? बेस का पावर जो लेफ्ट साइड में था उसको डाल दिया, वो बराबर हो जाएगा लॉग के वैल्यू के। समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका एंटी लॉग लेने का। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एंटी लॉग लेने पे मुझे मिला ई टू दी पावर माइनस आर ओवर एल टी, ठीक है। इसका पावर इधर वाला टर्म आ गया, इक्वल टू बन जाएगा ई माइनस आई आर ओवर ई। क्लियर है? ये बन गया 1 माइनस आई आर ओवर ई, ठीक। नीचे वाले ई से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया उधर, ई बाई ई माइनस आई आर बाई ई, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आगे बन जाती है, अगर इसको इधर ले आए तो बन जाएगा आई आर ओवर ई इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक। तो यहाँ से हमारा आई का वैल्यू क्या बन गया, आई इक्वल टू बन गया ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी, ये बन गया हमारा। और आई फंक्शन किसका है, टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं। ये बन गया आपका इक्वेशन करंट का। कि करंट आपका की को क्लोज करने के बाद इस तरह से चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा, आई टी इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी,
इस तरह से आपका करंट चेंज होगा। समझ आ गई ये बात? ठीक है, अब थोड़े से चेंजेस और कर लेते हैं यहाँ पे। ई बाई आर एक्चुअली में क्या है? ई बाई आर की वैल्यू क्या है? ये है आपका मैक्सिमम करंट पॉसिबल, है ना। रेजिस्टेंस सर्किट में आपका आर है, वोल्टेज लगाया हुआ है आपने ई, मैक्सिमम वोल्टेज जो पॉसिबल है बैटरी से वो क्या है? ई, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है? आर। तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट क्या हो गया? मैक्सिमम पॉसिबल करंट हो गया ई बाई आर, इसको हमने बोल दिया आई नॉट। आई नॉट क्या है? जो कि हमने ऊपर ग्राफ में बना के दिखाया था, स्टेडी स्टेट की वैल्यू। ये स्टेडी स्टेट आने के बाद जो वैल्यू थी वो क्या थी? आई नॉट। ठीक है, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू करंट की। क्लियर? ये डिपेंड करेगी केवल और केवल रेजिस्टेंस पे और वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज पे, ईएमएफ पे, ई। ठीक, ये आ गया हमारा मैक्सिमम पॉसिबल करंट आई नॉट। और अगर बात करें आर बाई एल की, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसको चेंज करके हम लिखेंगे एल अपॉन आर। अभी इसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे कंपोनेंट है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, एल अपॉन आर इक्वल टू होता है टाउ। ठीक, क्यों लिखा हमने इसको ऐसा? क्योंकि एल अपॉन आर की जो डायमेंशन होती है, इसको जो डायमेंशन आती है, डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, ये क्या आती है? ये आती है टाइम की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन आएगी टी। ये आप होमवर्क में देख लीजिए, एल ओवर आर की आपको डायमेंशन देखनी है जाके क्या होती है। अपनी 12th की किताबें वापस से निकालिए, ठीक है, 12th या 11th जहाँ भी आपका डायमेंशन का सिलेबस था, यूनिट 1 मेरे ख्याल से आपका होगा 11th क्लास में डायमेंशन को लेकर। वहाँ पे जाइए वापस से, उसको पढ़ के आप एल ओवर आर की डायमेंशन निकाल के देखिए। इसकी डायमेंशन आपको मिलेगी टाइम की डायमेंशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइम कांस्टेंट है। तो एल ओवर आर को हम बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक, टाइम कांस्टेंट नाम हमने सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि इसकी डायमेंशन टाइम जैसी होती है। ठीक है, नाम क्या दे दिया इसको? टाउ। तो आपकी ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगी? इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी। इक्वेशन बनेगी आई टी इक्वल टू ई बाई आर को हमने क्या नाम दे दिया? मैक्सिमम करंट आई नॉट। अंदर क्या बच गया? 1 माइनस ई टू दी पावर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था आपका आर बाई एल। ठीक, हमने डायमेंशन किसकी निकाली है? एल बाई आर की। तो टाउ जाएगा 1 बाई टी में। ठीक है, टी के नीचे जाएगा टाउ, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस टी बाई टाउ। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट है? जहां तक एकदम क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। संदीप कुमार बेटा, क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब ये इक्वेशन हमें मिल गई। इक्वेशन मिलते ही हम ये भी देख लेते हैं कि इक्वेशन दिखती किस तरह की है ना। केवल इक्वेशन निकालने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें प्लॉट भी करके देखना है कि वो किस तरह की दिखेगी। ठीक, तो अगर इसको प्लॉट करना देखें तो ये इस तरह की आएगी आप। ये है आपका 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस में समथिंग। ठीक, तो आपका जो ई का प्लॉट आता है, एक्सपोनेंशियल का प्लॉट आपको पता होगा कैसा होता है। एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूं
अभी इसको इक्वेशन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, प्लॉटिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं ई की बात करूं तो ई का प्लॉट आपका कैसा आता है? एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का प्लॉट आता है इस तरह से, है ना, जीरो से स्टार्ट होगा और बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। ये आता है आपका एक्सपोनेंशियल का प्लॉट, ये है आपका ई का प्लॉट। ठीक, अगर बात करें वन माइनस सॉरी वन वन बाई ई की, ई इनवर्स वन बाई ई, ये क्या करता है आपका? ये धीरे धीरे घटता है, इसका वैल्यू इंफिनिटी से घटता है जीरो की तरफ। ठीक, इस तरह से, ठीक है, इसका वैल्यू बढ़ रहा था, ये हो गया आपका वन बाई ई। अब अगर बात कर लें वन माइनस वन बाई ई, ये कांस्टेंट से आपका घटता है इधर से आके, सॉरी मैंने इन्फिनिटी बोल दिया था, इन्फिनिटी नहीं कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू से धीरे धीरे घटता है वन बाई ई। ठीक, अब अगर वन माइनस वन बाई ई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वन माइनस वन बाई ई, ये वाला क्या था? वन बाई ई एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उससे घट रहा था। अब आपने इसको माइनस किया तो कांस्टेंट को माइनस करेंगे आप यहाँ माइनस, इसमें मैक्सिमम से, मैक्सिमम में से मैक्सिमम को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। ठीक, और एंड में आके इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? इसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है वन बाई ई का। तो इसको आप मैक्सिमम से माइनस करेंगे तो आपको मैक्सिमम माइनस जीरो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिल गया। ठीक, तो मतलब आपका वन माइनस वन बाई ई, ये जो हमारा प्लॉट है बेसिकली, ये आपको कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जीरो से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होगा और जाके मैक्सिमम पे रीच कर जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ आ गया? ये है इसका सैचुरेशन वैल्यू। ठीक, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्टेडी स्टेट। क्लियर? तो अगर हम अपने एक्चुअल ग्राफ की बात करें, जो कि ये वाला बनाएंगे हम, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आएगा, ये ग्राफ हमारा आ जाएगा इस तरह का करंट का। ठीक, ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर, जहाँ पे ई है आपका ईएमएफ ऑफ बैटरी, और ये क्या है? जो आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एल के साथ, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक, समझ आ गया? अब अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें वापस से, यह है आई टी, इधर है टाइम। ये कर्व आपको समझ में आ गया? आदित्य राठौर, इतनी हंसी क्यों आ रही बेटा आपको? चलिए, समझ आ गया। अब इस इक्वेशन पे वापस नजर डालते हैं। इस इक्वेशन पे वापस से नजर डालिए, आई टी इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, एट टी टी इक्वल टू इंफिनिटी, जब टाइम आपका इनफाइनाइट स्पेंड हो चुका है, ठीक है, बहुत सारा टाइम स्पेंड हो चुका सर्किट को ऑन किए हुए, उसके बाद क्या होगा? जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टी इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और किसी भी चीज़ की पावर माइनस इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू है जीरो। माइनस इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया? वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आई टी इक्वल टू आई नॉट। ठीक, मतलब इनफाइनाइट टाइम स्पेंड होने के बाद, इनफाइनाइट कहें या फिर सफिशिएंट कहें,
इनफाइनाइट या फिर सफिशिएंट टाइम स्पेंड होने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे रीच हो जाती है। वही यहाँ पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम को रीच कर जा रही है। ठीक, और वो एग्जैक्टली मैक्सिमम कब रीच करेगी, इनफाइनाइट में। इसका मतलब करंट अपने एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू को कभी रीच नहीं करती है, वो उसके आसपास तक पहुंच जाती है केवल इंडक्टर में। ठीक है, आई टी इक्वल टू आई नॉट कब है, इन्फिनिटी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, लेकिन इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, वो टाइम तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को बस टच करने का ट्राई करती है, टच करती कभी है नहीं वो उसमें रियल में। ठीक, ये हो गया आपका एट इन्फिनिटी। अब अगर बात करें आई टी इक्वल टू आई नॉट वन माइनस टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ, अगर हम बात कर लें एट टी इक्वल टू टाउ, ठीक है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया तब क्या होगा, टी ओवर टाउ, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आई टी इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट 1 माइनस ए की पावर -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस, बेटा इसका वैल्यू होता है 0.368। ठीक है, इसका वैल्यू होता है आपका 0.368, 1 ओवर ई का, 1 ओवर ई इक्वल टू 0.368। क्लियर, तो यहाँ से आपका आई टी क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 0.368 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.632, मतलब आई एट टी इक्वल टू टाउ, टी को हटा के टाउ कर देते हैं, आई एट टाउ इक्वल टू 0.362 ऑफ आई नॉट। ये बात समझ में आई आपको, मतलब जो टाइम कांस्टेंट है उसके बराबर जब टाइम स्पेंड हो चुका होगा स्विच को ऑन किए हुए हमें, तो उस टाइम पे हमारा करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 पॉइंट तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको अगर हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करें तो इस तरह से कर सकते हैं। जो करंट हमारा इस तरह से बढ़ रहा था, ठीक है, ये है हमारा टाइम वाला एक्सेस। हमने बोला कि हमारा टाउ करीब करीब ये टाइम है, ये क्या है, टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगा जब हमारा करंट का वैल्यू कितना है, 0.632 ऑफ आई नॉट। आई नॉट क्या है, आई नॉट है ये वैल्यू, ये है आई नॉट, और ये हो गया 0.632 ऑफ आई नॉट। 0.632 का मतलब करीब करीब 63% ऑफ आई नॉट, ये तो मतलब हुआ इसका 63% वैल्यू तक जब हमारा करंट पहुंच जाएगा, वो कब पहुंचेगा, जब हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम हमारा स्पेंड हो चुका होगा। ठीक है बेटा, यहां तक सब चीजें क्लियर है। चलिए, ये हमने कर ली करंट की बात, ठीक है, करंट की बात ये हमने कर ली। अब हम लोग करेंगे वोल्टेज की बात। ठीक है, करंट की बात हो चुकी, अब हम करेंगे वोल्टेज की बात। तो अगर वोल्टेज की बात करें बेटा, अब आ जाते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एल। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है क्योंकि पावर लॉस हो रहा है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है करंट को फ्लो होने से रोकना, वही काम इंडक्टर का भी है ना। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं,
पावर कंज्यूम करते हैं। पावर कंज्यूम मतलब वोल्टेज ड्रॉप, समझ आ गया? तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अगर हम सर्किट दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं कन्वीनियंस के लिए अपने, सर्किट हमारा कुछ ऐसा था, ये था रेजिस्टेंस और ये था इंडक्टर, ये सर्किट था, ठीक। ये है हमारा ई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने बोल दिया वी आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था उसको हमने क्या बोल दिया? वी एल। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई टी, ठीक, क्लियर है? यह है आपका वी आर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और जो इंडक्टर के अक्रॉस है वो है वी एल, ठीक है। तो अगर हम बात करें वोल्टेज किस तरह से चेंज